बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ ऑसिलेशंस उसके नेक्स्ट पास्ट पेपर्स इन टेस्ट एमसीक्यूज देखते हैं। पहला एमसीक्यूज है द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन बिकम्स इक्वल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कोई एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, मीन उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इक्वल होगी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज, जब उसका डिस्प्लेसमेंट a बाई √2 होगा, √2a, √2/a, √3/a। मीन्स किस एम्पलीट्यूड किस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जाकर हमारे पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी किसी पार्टिकल की इक्वल हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज़ हमसे पूछी गई है हम उसका फार्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, उसने ये नहीं कहा कि मैक्सिमम मिनिमम, तो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारे पास होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा का स्क्वायर x नॉट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा का स्क्वायर x का स्क्वायर, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, अब हम अपनी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली इस तरह से लिखेंगे कि द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन बिकम्स इक्वल। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी पार्टिकल की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इक्वल हो जाए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी आपस में इक्वल हो, तो देखते हैं इससे x की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट मीन x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है। यहाँ पर x a क्या है, एम्पलीट्यूड है, तो उसके लिए हमारे पास दोनों इक्वेशन लिखें। काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा का स्क्वायर x नॉट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा का स्क्वायर x का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हाफ m ओमेगा स्क्वायर ये कैंसिल हो जाता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल होगा, तो आपके पास यहाँ पर रह जाएगा x नॉट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है। x नॉट एम्पलीट्यूड है और x क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर चूंकि a एम्पलीट्यूड लिया गया तो हम इसको x नॉट को a भी ले सकते हैं, ठीक है। आप x नॉट को a ले लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएं तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू क्या आएगी, 2 को इधर ले आए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा a बाई √2 इज इक्वल टू x। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास आंसर क्या है, किस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जाकर हमारे पास जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए में क्या है, a बाई √2, तो आपके पास ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत से ऐसे क्वेश्चन हमारे पास होते हैं जिनको हमने स्टेटमेंट से मैथमेटाइज करना होता है, स्टेटमेंट से क्या करना होता है, मैथमेटाइज करना होता है, और फिर आसानी के साथ वैल्यूज पुट करके हमारे पास आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर टू पार्टिकल्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन टू रिमेन इन फेज विद ईच अदर इफ दे हैव डिफरेंट। कहता है कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में दो पार्टिकल क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, दो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट। कहता है कि उनके लिए इम्पॉसिबल है कि वो इन फेज हों, क्या हों, इन फेज हों, इफ़ दे हैव डिफरेंट, अगर उनका स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट है, मैस डिफरेंट हो, तो फिर वो इन फेज, उनके लिए इन फेज में होना मुश्किल होगा, डिफ़िकल्ट होगा। उनका टाइम पीरियड अगर हमारे पास क्या है, डिफरेंट है, तो क्या वो दोनों फेज में होंगे या इन फेज में होंगे। क्या उनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है तो दोनों इन फेज नहीं हो सकते। तो यहाँ से हमारे पास देखें, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वो ऑप्शन आप निगलेक्ट करें जो जिसका उस क्वेश्चन के साथ दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है। फॉर एग्जांपल, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस के अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ये तो एक कांस्टेंट है, इसके ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता। दो पार्टिकल्स सिंपल हार्मोनिक मोशन में इन फेज हैं, अगर उनका मैस
तो मास पे डिपेंड नहीं करता, टाइम पीरियड पे भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन फिर क्या रह जाता है, एम्पलीट्यूड। तो अगर दो पार्टिकल्स जिनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा, अगर उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो वो दोनों इन फेज कभी भी नहीं हो सकते। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। The displacement of a particle at time t is given by x is equal to 10 sin of 4t. The body oscillates with time period. अब इस क्वेश्चन के अंदर कहता है कि आपके पास किसी भी पार्टिकल का जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास गिवन है, x इज इक्वल टू x 10 साइन ऑफ 4t। तो द बॉडी ऑसिलेट्स विद टाइम पीरियड, अगर उसका डिस्प्लेसमेंट ये हो तो आपने बताना है कि उसका पीरियड क्या होगा, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, π/2s होगा, π/5s होगा, π/4s होगा या π/10s। तो अगेन सबसे पहले देखिए ये किस टॉपिक से लिया गया है क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब क्या है, हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन याद होनी चाहिए। तो इसी तरह की एक इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो हमारे ने पढ़ा था x इज इक्वल टू x नॉट साइन ऑफ ओमेगा t। अब ये जो इक्वेशन है इसको सिंपली सिर्फ इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। इस तरह का एक क्वेश्चन पेपर के अंदर मस्ट आता है। आपने क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो आपने कहना है एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन तो ये है, इसको कंपेयर करें गिवन इक्वेशन के साथ। गिवन इक्वेशन है x इज इक्वल टू 10 साइन ऑफ 4t। तो यहाँ से आपके पास डायरेक्टली वैल्यूज आ जाएंगी। कैसे, आपके पास x की जगह x है, x नॉट यहाँ पर क्या आ गया, देखें x नॉट की जगह क्या है 10, तो यहाँ से x नॉट आपके पास कितना आ गया 10। t ओमेगा की जगह यहाँ पर कितना है, ओमेगा की जगह क्या है 4, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, ओमेगा कितना है 4। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम गिवन डेटा बना सकते हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कि जिस किसी बॉडी का अगर डिस्प्लेसमेंट ये है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड t। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखें ओमेगा और x नॉट के साथ, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमें पता है ओमेगा के साथ क्या रिलेशन है। तो ओमेगा आपके पास क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf f1/t। तो यहाँ से t फाइंड करना है, सो t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा यूजिंग वैल्यूज 2π। ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या है 4, दिस इज 4, 2 इज कैंसिल विद 4, तो दिस इज इक्वल टू π/2। तो इट मीन्स आपका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा π/2। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए π/2 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ वेट सस्पेंडेड विद एन आइडियल स्प्रिंग ऑसिलेट्स अप एंड डाउन विद पीरियड t। एक आपके पास आइडियल स्प्रिंग है, उसके साथ एक वेट अटैच है, वो ऑसिलेट कर रहा है अप एंड डाउन किसी पीरियड, उसका टाइम पीरियड कितना है t। कहता है इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज डबल, अगर उसका एम्पलीट्यूड अगर क्या कर दें, डबल कर दें, तो बताएं उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। एम्पलीट्यूड डबल करें तो टाइम पीरियड कितना होगा। तो अगेन मैंने आपको कहा था जो चीज़ पूछी जाए आपने क्या करना है, उसका मैथमेटिकल फार्मूला लिख देना है। तो आपसे पूछा गया टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फार्मूला आपके पास क्या है, सो द टाइम पीरियड इज t इज इक्वल टू 2π/L/g। दिस इज द टाइम पीरियड। अब सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग का कितना है, t इज इक्वल टू 2π/m/k। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम का है, और स्प्रिंग के केस में आपके पास क्या है, टाइम पीरियड ये है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि टाइम पीरियड मैस के ऊपर डिपेंड करता है और स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है, कहीं पे भी टाइम पीरियड में एम्पलीट्यूड का जिक्र नहीं है, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि एम्पलीट्यूड डबल करने से टाइम पीरियड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड सिर्फ लेंथ और
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, जबकि मैस स्प्रिंग सिस्टम के केस के अंदर टाइम पीरियड सिर्फ मैस और स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एम्पलीट्यूड को कम ज़्यादा करने से टाइम पीरियड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स मीन एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। तो अगर पहले उसका टाइम पीरियड कितना था, पहले ही उसका टाइम पीरियड टी था, तो एम्पलीट्यूड डबल करें ट्रिपल करें जितना भी कम ज्यादा करें उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या रहेगा, टी ही रहेगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ई, द काइनेटिक एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड इज। तो आपसे पूछा गया है कि द टोटल एनर्जी किसी हार्मोनिक ऑसिलेटर की कितनी है, ई। टोटल एनर्जी कितनी है, ई। द काइनेटिक एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड इज। तो इसमें क्या पूछा गया है आपसे, क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी। क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी कब, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, ये कंडीशन गिवन है। तो कहता है कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसके अंदर आपने फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी कब, जब डिस्प्लेसमेंट कितना हो, हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से, और एम्पलीट्यूड को किससे डिनोट करते हैं, एक्स नॉट से। तो आपसे पूछा गया काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के हाफ हो जाए, कितना हो जाए, हाफ। तो कंडीशन लगाएंगे हम, जो फाइंड करना है मैंने कहा उसका सबसे पहले क्या करते हैं, फार्मूला लिखें। तो इस केस के अंदर आपको एक चीज़ गिवन है, द टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ई। तो आपने कहना है कि हमें पता है कि टोटल एनर्जी जो होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में वो कितनी होती है, सिंस वी नो दैट द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ई के प्लस पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज टोटल एनर्जी, गिवन है टोटल एनर्जी आपके पास कितनी है, द टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ई। टोटल एनर्जी आपके पास कितनी है, ई देखते हैं, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। जो चीज़ फाइंड करनी है उसको अकेला कर लें। और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कितनी होती है किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, बल्कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ, वैल्यूज पुट कर दें, हाफ के एक्स, हाफ के एक्स का स्क्वायर। किसी भी इंस्टेंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने फाइंड किया करनी है काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, ई के इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ई माइनस ये आ जाएगी हाफ के एक्स का स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे जब डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड एक्स नॉट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के हाफ हो जाए तो पुट करें तो आपके पास देखें वैल्यू क्या आती है, ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस 1/2 के एक्स की जगह हम पुट करेंगे एक्स नॉट बाई 2 ये। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ गई, ई माइनस 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ पर देखें कि हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, ये भी आपको पता होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस के अंदर टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी वो होती है हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ई माइनस ई बाई 4। सो एलसीएम लें तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, 4e माइनस ई 3e बाई क्या आ जाएगा, 4। सो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आ गई वो कितनी आ गई, कितनी आ गई, 3e बाई 4। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए 3e बाई 4। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट प्लेस द मोशन ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी स्लोएस्ट।
ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने देखा था कि अगर कोई सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी मोशन स्लोवेस्ट कब होगी, कब स्लो ऑसिलेट करेगा, कब फास्ट ऑसिलेट करेगा। इसका रिलेशन किसके साथ है, टाइम पीरियड के साथ। तो हमने कहा था अगर किसी का टाइम पीरियड ज़्यादा है तो वो स्लो मूव करेगा या फास्ट मूव करेगा। टाइम पीरियड ज़्यादा होने का मतलब ये है कि द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। इसका मतलब कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऑसिलेटर ज़्यादा टाइम लेता है तो इसका मतलब क्या, वो स्लो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन अगर जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, टाइम पीरियड ज़्यादा होने का मतलब क्या है, बहुत जल्दी वो अपनी एक ऑसिलेशंस कंप्लीट कर लेगा। तो जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा वो ऑसिलेटर क्या करेगा, ज़्यादा फास्ट क्या करेगा, तेज़ क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। अब टाइम पीरियड पूछा गया तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, T = 2 π/L/G। ये तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम तो ये है। तो उसने कहा इक्वेटर के ऊपर स्लो मूव करेगा, पोल के ऊपर स्लो मूव करेगा, सेंटर में या नन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर देखें लेंथ तो चेंज नहीं होगी, चाहे आप इक्वेटर से पोल के ऊपर चले जाएं, पोल से इक्वेटर के ऊपर, जी की वैल्यू चेंज होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द जी एट द इक्वेटर, एट द पोल एंड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो तीनों हमने कहा था, सेंटर पे हमें पता है जी की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, कितनी होगी, कितनी होगी, 0। सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू क्या होती है, 0। पोल और इक्वेटर, तो आपके पास देखें और इस तरह से इलिप्टिकल शेप हमारे पास अर्थ की होती है, ये हमारे पास पोल होते हैं और ये इक्वेटर होते हैं। तो सेंटर से देखें, ये यहाँ पर जाएंगे तो इक्वेटर है, यहाँ पर क्या है, पोल। तो कहाँ पर जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी और यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें जी। तो आपने याद रखना है हमेशा जी की वैल्यू जो होती है वो पोल के ऊपर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ द जी एट द, ये भी MCQs पूछा जा सकता है, इक्वेटर। तो इसका मतलब क्या है, जहाँ पर जी की वैल्यू ज़्यादा है, कहाँ पर, पोल पे ज़्यादा है, तो पोल पे अगर जी की वैल्यू ज़्यादा है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पोल पे अगर जी की वैल्यू क्या है, ज़्यादा एज कम्पेयर टू इक्वेटर, तो जी की वैल्यू ज़्यादा है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टाइम पीरियड कम होने का मतलब क्या है, जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो आपके पास पोल पे क्या करेगा, स्लो मूव करेगा, फास्ट मूव करेगा, फास्ट मूव करेगा। और इक्वेटर के ऊपर जी की वैल्यू क्या है, कम। जब इक्वेटर के ऊपर जी की वैल्यू कम होगी, इक्वेटर के ऊपर जी की वैल्यू कम होगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इसका, ज़्यादा। तो जब टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा कहाँ पर, इक्वेटर के ऊपर, तो वहाँ पर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो ऑसिलेटर जो है वो स्लोली क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो इसका मतलब क्या है, किस जगह पे, एट व्हाट प्लेस द मोशन ऑफ अ सिंपल बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी स्लोवेस्ट। तो आपने याद रखना है कहाँ पर स्लोवेस्ट मूव करेगा, जहाँ पर उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ज़्यादा। और टाइम पीरियड जी पर डिपेंड करता है, जहाँ पर जी की वैल्यू कम होगी। तो जी की वैल्यू कम कहाँ पर होती है, इक्वेटर के ऊपर। तो आपका ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट। इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम, टाइम पीरियड ज़्यादा, टाइम पीरियड ज़्यादा तो ऑसिलेटर क्या करेगा, स्लोली क्या करेगा, एक ऑसिलेशंस कंप्लीट करते हुए ज़्यादा टाइम लेगा तो स्लो ऑसिलेट करेगा एज कम्पेयर टू पोल।